इस लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स क्या है, डेटा लोकलाइजेशन क्या है और ओसाका ट्रैक क्या है। ये रिसेंटली न्यूज में है। रिसेंटली क्यों न्यूज में है? क्योंकि G7 जो कंट्रीज हैं, G7 देखो एक 7 कंट्रीज का, 7 देशों का एक ग्रुप है, समूह है। 7 कंट्री कौन कौन से आते हैं? ये देखो यहाँ पे, ये अमेरिका, ये कनाडा, 2 कंट्री हो गए नॉर्थ अमेरिका से, और 4 कंट्रियां आपकी यूरोप से। ये देखो यहाँ पे फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ये फ्रांस, ये आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोल लो, और ये इटली। ये 4 कंट्री हैं यूरोप की, और एक कंट्री है एशिया की, ये है जापान। इधर आप जापान देख रहे हो यहाँ पे। तो ये 4 और 3 7, ये 7 कंट्रियों का ग्रुप है G7। इसने अभी जॉइंट सेट ऑफ प्रिंसिपल एग्रीड किया है, मतलब कुछ सिद्धांत बनाए हैं, कुछ डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया है कि क्रॉस बॉर्डर जो डेटा यूज होगा, क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, और पर्सन्स का डेटा जाता है, लोगों का डेटा जाता है, फ्लो करता है, उसके लिए कुछ नियम, रूल्स, प्रिंसिपल बनाए हैं। डिजिटल ट्रेड के लिए भी। डिजिटल ट्रेड का मतलब क्या है? ऑनलाइन एक तरह से व्यापार करना इंटरनेट के थ्रू, पूरा डेफिनेशन समझेंगे बाद में। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह, बैरियर्स का मतलब रुकावट, जो व्यापार करने में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, ताकि डिजिटल ट्रेड के लिए कॉमन रूल बुक हो। पूरे वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रेड हो तो उसके लिए एक ही रूल, नियम सबके लिए हो, हर एक कंट्रीज के लिए। तो ये आगे लीड कर सकता है कॉमन रूल बुक बनाने के लिए, जो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं किसने? G7 कंट्रीज ने। इससे पहले देखो इंडिया ने 47th मीटिंग हुई थी, G7 का समिट हुआ था। 47th समिट बोलो या 47th मीटिंग बोलो, तो इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाया गया था इसमें, G7 की मीटिंग में। डिजिटल ट्रेड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ट्रेड होगी गुड्स और सर्विसेज में ही। आपके जो वस्तुएं हैं वो खरीदी बेची जाएंगे, सर्विसेज खरीदी बेची जाएंगी। लेकिन या तो ये कैसे होगी? सारा डिजिटली डिलीवर्ड होगी, सारा का सारा डिजिटली इंटरनेट के जरिए डिलीवर होगा, मतलब इंटरनेट के जरिए ही सारी डील हो जाएगी। और ये एक्टिविटीज़ चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स, टीवी या प्रोफेशनल सर्विस से लेकर सब ये डिजिटल ही होंगी, जो भी डील होगी। G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल में क्या क्या अडॉप्ट किया है, क्या क्या एग्री किया है? पहला है ओपन डिजिटल मार्केट। इसमें कहा है कि जो मार्केट है एक दूसरी कंट्रीज की, वो ओपन करो भाई साहब डिजिटली, एक दूसरे से व्यापार इंक्रीज करने के लिए। इसकी वजह से क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, कॉम्पिटिटिव मुकाबला बढ़ेगा, एक दूसरी कंट्री कॉम्पीट करेंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेयर ट्रेड होगी, और इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज। देखो जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होता है, जैसे इंडिया से मान लो बहुत सारे लोगों का डेटा किसी कंपनी के पास है। वो कंपनी क्या है? जैसे मान लो अमेजन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी का मतलब इंटरनेट पे जो सामान बेचते हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी होगी अमेजन, फ्लिपकार्ट, आपने सुना है नाम। तो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे है, इनके पास डेटा होता है हर एक कैंडिडेट का। ये सामान मंगाते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, सारा फ़ोन नंबर देते हैं, सारा डेटा है इनके पास, इन कंपनीज के पास। अगर ये डेटा लेके जाए बाहर, इन सब का डेटा लेके जाए बाहर कंपनी के, अपनी अमेजन बाहर लेके जाए, अमेरिका में चले जाए, अमेरिका की कंपनी अमेरिका में चले जाए, और सारा डेटा इंडियंस का इसके पास है। अब ये डेटा क्या है? दे सकती है दूसरी कंपनीज को। अब दूसरी कंपनी फायदा क्या होगा ये डेटा देने में? आपका नाम, फोन नंबर, ये एड्रेस, ये सब कुछ है। भाई साहब आपकी प्रेफरेंस भी तो है कि आपने अमेजन पे क्या ज़्यादा खरीदा। आप जीन्स की पैंट खरीद रहे थे, या आप शर्ट खरीद रहे थे, या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीद रहे थे, मोबाइल ज़्यादा खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे? आपकी चॉइस का पता चल जाता है इससे। आपका क्या मूड है, क्या ज़्यादा सर्च करते हो आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सारा डेटा उनके पास होता है। अब ये वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज को देंगी, उन्हें पता लग जाएगा भाई साहब हम, ये इंडिया के लोगों तो ये चाहिए, जीन्स ज़्यादा चाहिए, ये ज़्यादा पसंद करते हैं भाई साहब ये खरीदना। ये जब कंपनीज को इनकी डिमांड पता चलेगी तो उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी प्रोडक्ट को बनाएंगी। तो एक तरह से देखो प्राइवेसी का वायलेशन हो गया ना। आपकी चॉइस पता लग रही है दूसरी कंपनी को, आपकी चॉइस के हिसाब से वो बना रहा। जो इंडियन की कंपनी है उनको नहीं पता मान लो, तो एक तरह से अनफेयर कंपटीशन हो गया ये। तो ये देखो जो डेटा फ्लो करता है बॉर्डर से, डेटा फ्लो करता है वो ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ फ्लो करना चाहिए। तो ये भी इसमें रखा है। नेक्स्ट है सेफ गार्ड्स फॉर वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। जितने भी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, या कंज्यूमर है, ग्राहक है, या बिजनेसमैन है, उनका सबका सेफ गार्ड होना चाहिए। उन्हें डिसेंट वर्क कंडीशन प्रोवाइड करो भाई साहब, वर्कर को भी, जो डिजिटली ट्रेड पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम।
देखो जो रेड टेपिज्म है या रेड टेप बोल लो, रेड टेप का मतलब लाल फीता शाही, एक तरह से लाल फीता, और रेड टेपिज्म, अगर रेड टेपिज्म में हम ये ISM लगा दें, रेड टेप और ई को हटा के ISM लगा दें, ISM जहाँ पे भी जिस वर्ड में जुड़ जाए, मतलब आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, फिलॉसफी। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या होगा, कौन सी विचारधारा, हिंदी में बोलते हैं लाल फीता शाही, लाल फीता शाही, लाल फीता शाही। तो लाल फीता शाही या रेड टेपिज्म का मतलब होता है, जैसे देखो कभी आप गवर्नमेंट अफसर के पास गए कोई काम करवाने, तो रूल्स नियम ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी प्ले कर रहा है वो, कि अब की बार अपना आधार कार्ड लेके आओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ, ये लेके आओ, आपको बहुत ज़्यादा ये बाधाएं पहुंचा रहा है, ये इतने सारी फॉर्मेलिटी प्ले कर रहा है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाना, यही है रेड टेपिज्म, मतलब सरकारी अधिकारी के द्वारा या किसी भी कोई भी हो सकता है भाई साहब, बिजनेस करने के लिए किसी में भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, परेशान किया जाता है, ये एक तरह से रेड टेपिज्म हो गया। तो ये रेड टेप को कट करना है, कम करना है, ताकि डिजिटल ट्रेड सिस्टम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है फेयर एंड इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, कॉमन रूल्स होने चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, ताकि फेयर ट्रेड हो सके, व्यापार अच्छे से हो सके। तो ये सारे रूल्स वगैरह वर्कर्स को भी बेनिफिट देंगे, बिजनेसमैन को भी, कंज्यूमर को भी, सबको, यानी कि हर एक कंट्री के अधिकारों को भी सेफगार्ड किया जाएगा, ईच कंट्री के राइट को सेफगार्ड किया जाएगा, ताकि वो अपने हिसाब से, अपनी पब्लिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रेगुलेट कर सकें, नियम रूल्स बना सकें। नेक्स्ट, अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब, ये जो प्रिंसिपल अडॉप्ट की हैं, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो मिडल ग्राउंड, देखो ये हाईली रेगुलेटेड डेटा प्रोटेक्शन जो रिजिम होती है, और जैसे मिडल इनकम कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, ये मोर ओपन अप्रोच अडॉप्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और जो यूरोपियन यूनियन है वो अडॉप्ट करते हैं हाईली रेगुलेटेड प्रोटेक्शन रिजिम, मतलब वो ज़्यादा रेगुलेशन रूल्स नियम ज़्यादा होते हैं इनके। लेकिन इंडियन जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, वो देखो ओपन अप्रोच फॉलो करता है, ये ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स, बाधाएं नहीं लगाता। तो इनके बीच में एक तरह से मिडल ग्राउंड बन जाएगा ये, जब एक से रूल अपना लिए जाएंगे तो सारी कंट्री में फॉलो होंगे। नेक्स्ट है ये डील, देखो जो अनजस्टिफाइड ऑब्स्टेकल हैं, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं, रुकावटें, जो जैसे रेड टेपिज्म ज़्यादा करते हैं, डेटा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज में जो रुकावटें आती हैं, तो इनको एड्रेस करेगा, और प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन को भी ये सॉल्व करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी प्रोटेक्शन करेगा, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे ये रूल्स। लिबरलाइज डिजिटल ट्रेड, जो डिजिटल ट्रेड है अभी देखो इसमें जो बाधाएं आती हैं उसमें कम आएंगी, इसकी वजह से हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की डिजिटल ट्रेड हो सकेगी। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो आराम से हो सकेगा और उसे प्रोटेक्ट भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कंसर्न, अब परेशानी क्या है इससे, देखो G7 कंट्रीज ने कुछ परेशानियां भी जताई हैं, वो क्या है, जैसे डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग डेटा लोकलाइजेशन। देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेटा लोकलाइजेशन पे ज़्यादा जोर देती हैं, जैसे इंडिया है, वो प्रोटेक्शनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी पर्पजेज के लिए ये यूज करती है डेटा लोकलाइजेशन का कंसेप्ट। ये कहती हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूट करती है कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए भाई साहब, इस पे ज़्यादा जोर देती है। रिसेंटली जो यूनेस्कैप की एक सर्वे है, यूनेस्कैप है यूनाइटेड नेशन जो एशिया पैसिफिक के लिए एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑफिस है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक कॉन्टिनेंट, मतलब पैसिफिक जो है सागर है, पैसिफिक ओशियन, उसके आसपास की जो कंट्री हैं उन रीजन के लिए ये ऑफिस है। उसने सर्वे की है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटली एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, इसमें देखो इंडिया का स्कोर 90.32% है, यानी कि डेटा लोकलाइजेशन पे इंडिया ज़्यादा जोर देता है। 2018 में देखो डिजिटल ट्रेड की वजह से इंडिया को जो बेनिफिट हुआ है वो USD डॉलर में हम देखें 35 बिलियन हुआ है। तो ये डेटा लोकलाइजेशन है क्या, जिसको इंडिया इतना ज़्यादा मानता है कि कहता है कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। देखा, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है अपनी कंट्री में डेटा रखना। जैसे वो कंट्री अमेजन कंट्री है, अमेजन कंट्री ने आपका डेटा इकट्ठा किया और वो बाहर लेके जा रही थी, इन्फॉर्मेशन आपकी सबकी, एड्रेस, चॉइस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ लेके जा रही थी। लेकिन डेटा लोकलाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि जो डेटा जिस कंट्री का भी है, जिस पर्सन का भी है, जो जिस कंट्री का है, वहीं पे उसी कंट्री के अंदर रहना चाहिए। यानी कि प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस पे आप इंटरनेट पे डेटा सेव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, फिजिकली प्रेजेंट वो कहाँ पे रहना चाहिए, विद इन द बॉर्डर, जो भी कंट्री है वहाँ पे जहाँ डेटा जनरेट हुआ है, मतलब जहाँ के लोगों का डेटा उसी कंट्री में रहना चाहिए। अब तक जो डेटा स्टोर होता है वो इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया स्टोर होता है इन ए क्लाउड, क्लाउड में स्टोर होता है। क्लाउड का मतलब ये बादल नहीं है जिनसे बारिश होती है, क्लाउड का मतलब इंटरनेट क्लाउड या डेटा स्टोरेज सिस्टम, इंडिया से बाहर सर्वर जो होते हैं उन पे ये डेटा स्टोर होता है।
लेकिन लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी डेटा स्टोर कर रही है तो एक तरह से जो भी डेटा है वो क्रिटिकल डेटा में कैटेगराइज करेंगे और कंज्यूमर का सारा डेटा स्टोर होगा चाहे प्रोसेस होगा वो कंट्री के अंदर अंदर होना चाहिए, विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, कंट्री के अंदर सारा स्टोर होगा डेटा। तो इसके डेटा लोकलाइजेशन के एडवांटेज क्या है? एक तो भाई साहब राइट टू प्राइवेसी उनकी प्रिजर्व होगी, जो डेटा है सिटीजन का वो सिक्योर रहेगा, यानी कि प्राइवेसी प्रोवाइड की जाएगी। डेटा सॉवरेंटी रहेगी फॉरेन सर्वेलेंस से, कि कोई फॉरेन कंट्री है वो निगरानी नहीं कर सकेगी डेटा के बारे में किसी दूसरी कंट्री के में। जैसे एग्जांपल के तौर पे फेसबुक है, बहुत सारे यहाँ पे भी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, एक सोशल मीडिया साइट भाई साहब, चैटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, आजकल वीडियो कॉलिंग भी इस पर उपलब्ध है। तो ये सब कुछ जो करते हैं फेसबुक पे, ये डेटा तो रहता ही है आपका। आप भाई साहब फेसबुक पे क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, मान लो कोई एक पोस्ट आ गई किसी से भी रिलेटेड, मान लो यूपीएससी से रिलेटेड कोई पोस्ट आई, आपने उस पर क्लिक किया, देखा वो, तो भाई साहब फेसबुक क्या है, आपको और 2-3 दिखाएगा यूपीएससी के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। जैसे आप यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपने जिस भी तरीका का यूट्यूब पे सर्च किया ना, तो यूट्यूब के पास डेटा स्टोर हो गया। अब यूट्यूब पे जैसे मान लो आपने स्टोर किया कॉमेडी वीडियोज़, या आपने मतलब सर्च किया यूपीएससी करंट अफेयर, तो आपको भाई साहब ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे वही दिखाने लगेगा वो यूट्यूब। फेसबुक भी ऐसी तरह से काम करता है। तो ये क्या है, आपकी चॉइस इनके पास, मतलब आपका माइंड, देखो फेसबुक ने, यूट्यूब ने आपका माइंड पढ़ लिया, आपका माइंड ही तो पता लग गया कि आप क्या क्या सर्च करते हो, उसी हिसाब से वो आपको दिखा रहा है वो चीज़ आपके होम पेज पे। तो ये अगर आपको वैसे भी देखो सिंपली इससे अलग टॉपिक से अलग बताता हूँ, अगर किसी इंसान का, आपके दोस्त का, फ्रेंड का माइंड सेट जानना हो तो उसका फेसबुक और यूट्यूब, बस यूट्यूब खोल के देख लो कि उससे पता लग जाएगा कि किस तरह की वीडियो देखना पसंद करता है, किस तरह की इसकी चॉइस है, किस तरह की इसका इंटरेस्ट है। तो ये फेसबुक भी यही काम कर रही है। फेसबुक आपकी प्राइवेसी को एक तरह से वॉयलेट कर रही है। इसने देखो फेसबुक ने आपका डेटा, जो यूजर का डेटा है वो दे दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका को, और इसने इन्फ्लुएंस किया था वोटिंग के लिए। देखो वोटिंग के लिए ऐसे इन्फ्लुएंस किया था कि जैसे यूएस में वोटिंग हो रही है, अमेरिका में या इंडिया में, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं हम, ये यूएस का दिया है, इंडिया में जैसे वोटिंग हो रही है, आपने मान लो एक बीजेपी की या कांग्रेस की किसी पोस्ट पे आपने क्लिक किया, तो उसी हिसाब से आपको वो पोस्ट दिखाने लगेगा। और जैसे मान लो आपने एक वीडियो देखी वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, ऐसी वीडियो किसी ने बनाई है वो बीजेपी के सपोर्ट में है, या किसी ने बनाई बीजेपी के अगेंस्ट में है, या किसी ने कांग्रेस के सपोर्ट में अगेंस्ट में, आपके सपोर्ट में अगेंस्ट में, किसी के भी सपोर्ट में अगेंस्ट में बनाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी है, सपा है, कोई भी है, बहुजन समाज पार्टी है, कुछ भी है। तो जैसे आपने एक वीडियो देखी, जैसे यूट्यूब पे देख ली, आपने देखा कि वो उसमें बीजेपी के अगेंस्ट में वीडियो, तो सारा यूट्यूब उसमें ना ऐसी वीडियो देता रहेगा जो बीजेपी के अगेंस्ट रहेगा, और आपका माइंड सेट ऐसा बन जाएगा कि बीजेपी के अगेंस्ट, या बीजेपी के फेवर में दे दिया तो आपका माइंडसेट ऐसा बनता चला जाएगा, ऐसी वीडियो देखते चले जाओगे जो बीजेपी के फेवर में, या कांग्रेस के फेवर में कांग्रेस के अगेंस्ट में, आपके फेवर में आपके अगेंस्ट में, ऐसी वीडियो दिखाता चला जाएगा। तो जैसा एक वीडियो आपने देखी उसी तरह से दूसरी वीडियो दिखाएगा, फिर 3-4 और 4-5 और, आपका माइंडसेट उसी की तरीके से बनता चला जाएगा। जैसे देखो बहुत सारे चैनल है यूपीएससी के भाई साहब, पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर सब कुछ। अब सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो आप चेक करोगे, ठीक है। आपने किसी चैनल की देख ली, मान लो मेरे चैनल की आपने देख ली है, कोई वीडियो देख ली इस चैनल की, तो आपने एक देखी, आपको अच्छा लगा, लेकिन YouTube क्या करेगा, फिर इसी चैनल की दूसरी वीडियो दिखाएगा आपको, चौथी दिखाएगा, पांचवी, सारी वीडियो लगभग आपको होम पेज पे दिखाता चले जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाए कि ये चैनल ही अच्छा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जब आप दूसरे चैनल की वीडियो देखोगे, कंपेयर करोगे, भाई साहब कौन अच्छा पढ़ा रहा है, तब कंपेयर कर पाओगे ना, इससे थोड़ी ना कंपेयर होगा। आप मेरी वीडियो देखते चले जा रहे हो तो आप कंपेयर थोड़ी ना कर पाओगे। तो ये यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह से आपकी मेंटेलिटी चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। सोचो, तो ये डेटा लोकलाइजेशन भी ऐसा ही कंसेप्ट है कि इससे फ़ायदा, एडवांटेज तो ये होगा कि डेटा सिक्योर रहेगा, अपनी कंट्री में रहेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा बेटर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जब डेटा इंडिया में रहेगा तो मॉनिटर कर सकेंगे, देखभाल अच्छे से किया जा सकेगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है डेटा लोकलाइजेशन के। वो क्या है, देखो सबसे पहले तो ये कि जब डेटा लोकलाइजेशन के लिए भाई साहब इंटरनेट के सर्वर चाहिए कि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। कंपनीज को, जो कंपनी जैसे अमेजन है, उसको डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे चाहिए सर्वर। अब सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, मनी चाहिए भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर बनाने के लिए। अब उसकी हाईएस्ट कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट आएगी कंपनीज के लिए। तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जब डेटा लोकलाइजेशन पे अगर इंडिया जोड़ देगा तो भाई साहब आसपास की कंट्री और भी दुनिया देश में, मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में और भी तो कंट्री रहती हैं, वो क्या पागल है, वो भी इस पर जोड़ देंगी। तो डेटा लोकलाइजेशन का और कंट्री जोड़ देंगी, ये एक तरह से मूवमेंट से चल जाएगा डेटा लोकलाइजेशन का। नेक्स्ट है इंडियन सिनेरियो। इंडिया का दृष्टिकोण क्या है, देखो रिसेंटली आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ये क्या है, इसने फॉरेन और पेमेंट नेटवर्क एक फर्म है 3, उनके लिए ये अभी कहा था कि भाई साहब ये डेटा स्टोरिंग के लिए कुछ नियम रूल कानून निकाले थे। नेक्स्ट है कि इंडिया क्या है, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 में लेके आया, लेकिन अभी पास होना बाकी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके जरिए क्या है, नोटिफाई करेगी कौन सी कैटेगरी का डेटा क्रिटिकल पर्सनल डेटा होगा, मतलब ऐसा डेटा वो बहुत जरूरी है, वो तो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, उसे आप बाहर लेकर नहीं जा सकते, किसी भी कंपनी को ये परमिशन नहीं होगी। तो इसमें जो प्रोसेस किया जाएगा, सर्वर होगा या डेटा सेंटर होगा, इंडिया में ही लोकेटेड होगा। ये जो BN श्रीकृष्णा कमेटी बैठी थी एक, उसने रिकमेंड किया था कि ऐसा डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आओ और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाओ यहीं पे, जो देखभाल करेगी डेटा के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, हमारे इंडिया से बाहर जाता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ, रोक लगाओ, ताकि डेटा लोकलाइजेशन हमारे इंडिया में ही हो। इंडिया अपोज करता है कि एनी ग्लोबल जो डील होती है ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग अपोज करता है। और अभी देखो G20 का समिट हुआ था, G20 देखो 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, 19 कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इसे 20 कंट्रीज़ का ही ग्रुप बोलते हैं। तो G20 समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इसमें देखो एक ओसाका ट्रैक नाम का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया, एक गाइडलाइंस है, नियम है। इसमें ये साइन करने को कहा था कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है वो प्रमोट करो इसको। ऐसा नहीं है कंट्री रोकें, डेटा लोकलाइजेशन ना हो, बल्कि एक दूसरी कंट्री से डेटा जा सके आसानी से। लेकिन इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया तो देखो डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करता है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए। और ये ओसाका ट्रैक जो गाइडलाइंस है ये बोलती हैं कि डेटा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होना चाहिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया इसको, ओसाका ट्रैक को। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। देखो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, तो ये साइबर सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए पहले ये इंश्योर होना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, इनके लिए रूल बुक होनी चाहिए, यानी कि ग्लोबल फ्रेमवर्क हो साइबर सिक्योरिटी के लिए। रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वही है रेड टेपिज्म वगैरह, इनको रिमूव करो, पहले ख़त्म करो। डिजिटल एंटरप्राइजेज में जो रेस्ट्रिक्शन होती है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज में रेस्ट्रिक्शन है, जो इम्बैलेंस है कॉपीराइट में या इंटरमीडिएट लाइबिलिटी रेगुलेशन है, इनके लिए एक रूल होने चाहिए, नियम होने चाहिए, तभी डेटा क्रॉस बॉर्डर तभी हो, तब अच्छे रूल बुक हों और प्राइवेसी को मतलब सिक्योर हो उनकी प्राइवेसी। एक ट्रस्ट के बेस पर रूल बुक भी होनी चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए। रूल बुक होंगी, नियम होंगे, तभी ट्रस्ट बिल्डअप होगा एक कंट्री का। इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल ये है, इंडिया के पास देखो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो लीड रोल निभा सकता है, सिर्फ अपने होम पे ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि डिजिटल ट्रेड रूल्स के लिए ये पुश कर सकता है वर्ल्ड को, और बाईलेटरल या मल्टीलेटरल नेगोशिएशन कर सकता है ट्रेड के लिए। ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है।